उम्र कम करने वाले गोलगप्पे। एक गांव में हरीश जी अपनी पत्नी रीता और अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। हरीश और रीता की उम्र हो चली थी। रीता ने अपना पूरा जीवन पूजा पाठ, भक्ति और अपने घर को चलाने में लगा दिया और हरीश जी दिन रात काम कर कर अपने घर के पालन पोषण में लगे रहे। लेकिन जब से उनके बेटे दीपक की शादी गायत्री से हुई, तब से गायत्री ने उन दोनों की जिंदगी नर्क बनाकर रखी थी। रीता सुबह सुबह भगवान की पूजा करती। इस बात से भी गायत्री को बहुत परेशानी थी। क्या आपको सुबह सुबह चैन नहीं है? सवेरे सवेरे नींद खराब करके रख देती हो। माफ करना बहू, मैं तो बस पूजा कर रही थी। ठीक है, अगर आपकी पूजा खत्म हो गई हो तो मिलने चाय ले आना। ऐसे ही गायत्री अपनी सास और ससुर से छोटे मोटे काम करवाती रहती थी। रीता और हरीश आपस में बैठकर बात कर रहे थे। क्या हुआ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इतने शांत क्यों बैठे हैं? कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? हम दोनों की पूरी जिंदगी अपने बच्चे और अपने घर को संभालने में लग गई। जब हमें संभालने का समय आया तो ये दिन देखने को मिल रहे हैं। ये बात सुनकर गायत्री वहाँ आकर झूठ मूठ कर रोने लगती है। क्या कहा? क्या मैं आप दोनों को समय पर खाना नहीं देती? क्या मैं आप दोनों को हमेशा परेशान करती रहती हूँ? आप दोनों मुझ पर झूठे लांछन लगा रहे हैं। नहीं नहीं बेटी, हमने ऐसा कब कहा? सुनिए जी, बाहर आइए। देखिए आपके माता पिता कैसे मेरी बुराई कर रहे हैं। ये इज्जत छोड़ी है इन्होंने मेरी समाज में। माँ, पिताजी, मैं क्या सुन रहा हूँ? अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ और घर आकर आप दोनों की झिकझिक सुनकर मैं थक चुका हूँ। मेरे सर पर और बोझ मत डालिए। ये सुनकर दीपक के पिता बोले। दीपक की माँ, देखो आज हमारा बेटा कह रहा है कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अरे नालायक, हमने अपना पेट काट कर तेरा पेट भरा है और आज हम दोनों तुझे बोझ लगने लगे। ये कहते हुए हरीश अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलो रीता, अब बूढ़े माँ बाप की इज्जत इस घर में नहीं रह गई। बेटा, अब तो इस घर में चैन से रहना। इतना कहकर रीता और हरीश अपने घर से निकल जाते हैं। हे भगवान, ये आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मैंने पूरे जीवन आपके सच्चे दिल से भक्ति की है। किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने आ जाइए भगवान। हम दोनों की परवरिश में क्या कमी रह गई? हम दोनों बुजुर्ग हैं, अब कुछ काम भी तो नहीं कर सकते। हम दोनों घर से भी निकल चुके हैं, लेकिन जाएं कहाँ? इतने में ही एक गोलगप्पे बेचने वाला अपने ठेले के साथ उनके सामने आ खड़ा हुआ। गोलगप्पे देखकर रीता की जबान लपलपा जाती है। देखिए जी गोलगप्पे, चलिए ना चलकर खाते हैं। लेकिन रीता, हमारे पास इन सब खर्चों के लिए पैसे नहीं हैं। तभी गोलगप्पे वाला कहता है, ये कोई ऐसा वैसा गोलगप्पा नहीं है साहब। यूँ समझ लो ये आपकी सभी सवालों का जवाब है। क्यों भाई, ये क्या कोई चमत्कारी गोलगप्पे हैं? चलिए ना, मुझे भी तो गोलगप्पे खाने हैं। ऐसा कहकर रीता और हरीश गोलगप्पे वाले से कहते हैं, लाओ भाई, गोलगप्पे खिलाओ। शुक्र है, शादी के इतने सालों बाद ही सही, पर आज आपके साथ फिर से गोलगप्पे खाकर यादें भी ताजा हो जाएगी। दोनों खुशी खुशी गोलगप्पे खा रहे थे कि तभी दोनों को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उन दोनों को जमीन पर बेहोश पड़ा देख गोलगप्पे वाला मुस्कुराता है और पल भर में वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद हरीश और रीता होश में आते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि उनके सामने गोलगप्पे का ठेला है, पर गोलगप्पे वाला नहीं है। हरीश और रीता एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों की उम्र 20 साल कम हो चुकी थी। रीता, तुम तो मेरी 20 साल पुरानी वाली रीता लग रही हो। रीता शर्माते हुए कहती है, अजी आप भी तो 20 साल पहले की तरह बिल्कुल हैंडसम दिख रहे हो। उसके बाद हरीश की नजर गोलगप्पे के ठेले पर जाती है। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? हम दोनों की उम्र 20 साल कम हो चुकी है और ये गोलगप्पे वाले भैया कहाँ चले गए? वो भी अपना ठेला यूं ही सरेआम छोड़कर। तभी रीता अपने दोनों हाथ जोड़ती हुई कहती है, भगवान, आज आपने मेरी भक्ति की लाज रख ली।
दीपक के पिताजी भगवान हमारी मदद करने गोलगप्पे वाले भैया के रूप में आए थे और ये गोलगप्पे कोई आम गोलगप्पे नहीं है। गोलगप्पे को खाकर ही हमारी उम्र कम हुई है। मैं भी मान गया तुम्हारी भक्ति को रीता, और हम इन गोलगप्पे को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। इसके बाद रीता और हरीश गोलगप्पे के ठेले पर खड़े होकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। लेकिन उनके ठेले पर कोई भी जवान व्यक्ति आ जाता था तो वो उस जवान व्यक्ति को वहाँ से वापस भेज देते थे। उनके ठेले की ओर आकर्षित हुए बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, ऐसी क्या खास बात है गोलगप्पे में? ये गोलगप्पे आपकी उम्र 20 साल कम कर सकती है। एक बार खा कर देखते हैं। लेकिन तुमने दाम भी तो बहुत ज्यादा रखा है। एक प्लेट गोलगप्पे की कीमत 20 रुपए। अरे हमारे गोलगप्पे भी तो चमत्कारी है। उसके बाद एक व्यक्ति गोलगप्पे खाता है। गोलगप्पे खाते ही उसकी उम्र 20 साल कम हो जाती है। तुम तो सही कह रहे थे। अगर मैंने तुम्हें सही पहचाना तो तुम शिव मंदिर के पास में रहने वाले हरीश हो ना? हाँ भाई, सही पहचाना तुमने। उसके बाद वहाँ खड़े सभी बुजुर्ग व्यक्ति हरीश के गोलगप्पे खाते हैं, जिसके बाद सभी की उम्र 20 वर्ष कम हो जाती है और सभी खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। अब हरीश और रीता भी बचे हुए गोलगप्पे का ठेला लेकर बस इधर से उधर चले जा रहे थे। लेकिन जाना कहाँ है ये उन्हें भी नहीं पता था कि तभी उन्हें एक मंदिर नजर आता है। सुनिए जी, हमारे पास रहने को ठिकाना नहीं है, इसलिए आज हम दोनों इस मंदिर में ही रात गुजार लेते हैं और कल हम दोनों मेरे भाई के घर निकल पड़ेंगे। दोनों उस मंदिर में पनाह लेते हैं। वहाँ दूसरी ओर जब दीपक और गायत्री को अपने माता पिता के इस काम के बारे में पता चलता है तो गायत्री दीपक से कहती है, देखा कैसे हमारे पीठ पीछे हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं आपके माता पिता। तमीज से बात करो गायत्री, वो मेरे माता पिता हैं। पता नहीं इस वक्त किस हाल में होंगे, और इसमें साजिश रचने जैसा क्या है? वो गांव के पीड़ित बुजुर्गों की मदद कर रहे हैं। ये तो पुण्य का काम है। आप नहीं समझते, वो दोनों भी अब जवान हो चुके हैं और हम यहाँ धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर खिंचे चले जा रहे हैं। सुनिए जी, हम दोनों भी कल के कल वो गोलगप्पे खाने जाएंगे। अगली सुबह दीपक और गायत्री दोनों अपने माता पिता का पता लगाने के बाद उनका पीछा करते हैं। दीपक धीरे से गायत्री से कहता है, मैं दबे पांव जाकर फटाफट उनसे ठेला छीनकर भाग जाऊंगा और तुम तेजी से मेरे साथ साथ भागना। उसके बाद दीपक तेजी से भागता हुआ अपने माता पिता के पास आकर उन्हें धक्का देकर उनसे गोलगप्पे का ठेला छीनकर भागने लगता है। गायत्री उसके पीछे पीछे भाग रही थी और उन दोनों के पीछे उनके माता पिता भाग रहे थे। रुक जा बेटा, मेरी बात तो सुन। गायत्री भागते हुए दीपक से कहती है, रुकिएगा मत, आप इन दोनों की बातें मत सुनिए। ये दोनों नहीं चाहते कि हम दोनों भी जवान दिखे। ठीक है, जल्दी कदम बढ़ाओ। वो दोनों अपने माता पिता से बहुत आगे निकल चुके थे। गायत्री कहती है, वो दोनों बहुत पीछे हैं, जल्दी से गोलगप्पे खाइए। उसके बाद दोनों एक एक गोलगप्पा खा लेते हैं और दोनों 20-21 साल के नौजवान दिखने लगते हैं। गायत्री के लालच की कोई सीमा ना रही। वो कहती है, मुझे और जवान होना है और गोलगप्पे खाइए जल्दी जल्दी। उसके बाद दोनों एक एक गोलगप्पा और खा लेते हैं और दोनों की उम्र नवजात शिशु जितनी हो जाती है। जब तक हरीश और रीता उन दोनों तक पहुंच पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये क्या कर लिया तुमने मेरे बच्चे? दुखी मत होइए, ये कहती हुई वो गायत्री को अपनी गोद में उठाती है। चलिए फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से वो पल जी लेते हैं। अगर हमसे फिर से वही गलतियां हुई जिनकी वजह से हमें घर से बाहर जाना पड़ा, फिर क्या करोगी? नई शुरुआत होगी, हम वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो चले नए सफर की ओर। इसके बाद दोनों नन्हे गायत्री और नन्हे दीपक को फिर से अपने बच्चों की तरह पालने लगते हैं। गायत्री दुनिया की पहली बहू होगी जो अपने ससुराल में अपना बचपन बिता रही होगी। रानी परी बनी सौतेली माँ। मिनी की उम्र महज 5 साल की थी जब उसकी माँ जानकी चल बसी थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद
मिनी के पिता रमेश ने शर्मिला नाम की औरत से दूसरा विवाह रचा लिया ताकि मिनी की अच्छे से देखभाल हो सके। लेकिन 2 साल बाद एक गंभीर बीमारी के कारण मिनी के पिता रमेश भी चल बसे। मिनी अब बिल्कुल अकेली हो गई। उसकी सौतेली माँ शर्मिला उस पर अत्याचार करने लगी। वो मिनी से घर का सारा काम करवाती थी, लेकिन खाने के नाम पर वो बासी रोटी देती थी, जिसकी वजह से मिनी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। एक दिन की बात है। अरे करमजली, कहाँ मर गई? सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन घर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। तभी बाथरूम में ढेर सारे कपड़े धो रही मिनी बाहर आई और बोली, क्या हुआ माँ? मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? सुन, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। मेरे आने तक घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझी? वरना तेरी खैर नहीं। इतना कहकर शर्मिला तैयार होकर बाहर चली गई। वही मिनी घर के कामों में व्यस्त हो गई। काफी समय बीत जाने के बाद मिनी को बहुत तेज भूख लगने लगी। बहुत तेज भूख लग रही है, क्या खाऊं? माँ ने तो रसोई में ताला लगा रखा है, अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, माँ की अलमारी में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाए, बाहर जाकर कुछ खा लूंगी। ये कहते हुए मिनी ने शर्मिला के कमरे में रखी अलमारी को जैसे ही खोला, तब उसे अलमारी में थोड़े बहुत पैसे रखे हुए मिले। उन पैसों को देखकर मिनी मन ही मन बोली, यहाँ तो केवल 10 रुपए ही है। खैर कोई बात नहीं, अब मुझे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। माँ के आने से पहले जल्दी से रामू काका की दुकान पर जाकर कुछ खा लेती हूँ। ऐसा सोचकर मिनी अलमारी से पैसे लेकर खाना खाने रामू काका की दुकान पर गई और 2 समोसे खाए। जब वो समोसे खाकर वापस आ रही थी, तब उसने देखा उसकी सौतेली माँ शर्मिला गुस्से से लाल दरवाजे पर खड़ी थी। ये देख मिनी बहुत डर गई। तब शर्मिला बोली, इतनी देर से कहाँ मर गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। आज जो तूने किया, तुझे उसकी ऐसी सजा दूंगी, तू जिंदगी भर याद रखेगी। क्यों माँ, मैंने क्या किया? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तुझे क्या लगता है तू मेरी अलमारी से पैसे चोरी करेगी और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? अब सच सच बता, तूने अलमारी में से पैसे क्यों चुराए? माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अलमारी से 10 रुपए लिए और दुकान में जाकर 2 समोसे खाए। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। मिनी रोते हुए अपनी सौतेली माँ से बहुत बार माफी मांगने लगी, लेकिन गुस्से से लाल शर्मिला ने कोने में रखा मोटा डंडा उठाया और मिनी के दोनों हाथों पर मारने लगी। बेचारी मिनी दर्द से कड़ाते हुए बोली, मुझे माफ कर दो माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ, मत मारो मुझे। ये कहते हुए मिनी जोर जोर से रोने लगी। अब तुझे जिंदगी भर आज का दिन याद रहेगा कि घर में चोरी करने की क्या सजा होती है। अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ क्यों खड़ी है? जा यहाँ से। मिनी रोते हुए वहाँ से बाहर चली गई। चलते चलते वो गांव के नजदीक नदी किनारे बैठकर रोने लगी। उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। वो बहुत देर तक वहीं पर बैठी रही और अपने माता पिता को याद कर रोने लगी। तभी अचानक मिनी को किसी की कढ़ाने की आवाज सुनाई दी। कोई है यहाँ? प्लीज मेरी मदद करो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आवाज सुन मिनी बोली, लगता है कोई किसी मुसीबत में है, मुझे जाकर मदद करनी चाहिए। ये कहते हुए मिनी उस दिशा की ओर बढ़ी जहाँ से आवाज आ रही थी। कुछ दूरी पर पहुँचते ही मिनी ने एक घायल सुंदर परी को देखा। वो हैरान होते हुए बोली, अरे ये तो कोई परी है, लेकिन इस हालत में क्या हुआ आपको परी? मैं बहुत जख्मी हूँ, मैं उठ नहीं पा रही, कृपया मेरी मदद करो। पर अब जख्मी कैसे हुई? मैं परी लोक की रानी परी हूँ। एक दुष्ट जादूगरनी ने मेरी ऐसी हालत कर दी। मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? मिनी ने झटपट नदी से पानी लाकर रानी परी को पिलाया। उसके बाद मिनी ने रानी परी को सहारा देते हुए एक पेड़ के नीचे बिठाया। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की। बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरी जादुई छड़ी यहीं कहीं खो गई है, उसे ढूंढ कर ला दो। मेरी शक्तियाँ वापस आएगी और मैं ठीक हो जाऊंगी।
अच्छा, आप यही मेरा इंतजार करो, मैं आपकी जादुई छड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। इतना कहकर मिनी रानी परी की छड़ी ढूंढने लगी। काफी मुश्किलों के बाद मिनी को कटीली झाड़ियों के बीच फंसी रानी परी की जादुई छड़ी मिल ही गई। शुक्र है, रानी परी की जादुई छड़ी आखिर मिल गई। जल्दी से मैं ये छड़ी रानी परी को दे देती हूँ। मिनी ने जैसे तैसे उस कटीली झाड़ी से अपने जख्मी हुए हाथों की परवाह किए बिना जादुई छड़ी निकाली और ले जाकर रानी परी के हाथों में सौंप दिया। ये लीजिए रानी परी, आपकी जादुई छड़ी। रानी परी ने जैसे ही जादुई छड़ी अपने हाथों में ली, उनके सारे जख्म ठीक हो गए। तब मिनी ने रानी परी से पूछा, रानी परी जी, वैसे आप यहाँ क्या करने आई थी? कई साल पहले परीलोक की जेल से एक दुष्ट जादूगरनी भागकर पृथ्वीलोक आई थी। मैं उसे बहुत समय से ढूंढ रही हूँ, लेकिन उसका पता अब चल गया है। वो इसी गांव में इंसानों का रूप धारण करके इस गांव में ही रहती है। वो बहुत खतरनाक है, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पता चला है कि वो शक्तिशाली बनने के लिए हर रात को इंसानों की बलि दे रही है। लेकिन अब आप उसे कैसे पकड़ेंगी? उसको पहचान पाना तो मुश्किल है, क्योंकि वो तो इंसानी रूप में यहाँ रहती है। हाँ, तुम सही कह रही हो, क्योंकि वो इंसानों का रूप धारण करके रहती है, इसलिए उसको पहचान पाना मुश्किल है। लेकिन जब मैं उससे लड़ रही थी, तब मैंने उसके दाहिने गाल पर अपनी जादुई छड़ी से वार किया था, जिससे उसके गाल पर काला निशान पड़ गया है। अगर वो कभी भी मेरे सामने आएगी तो मैं उसे पहचान लूंगी। ये कहते हुए रानी परी की नजर मिनी के हाथों पर गई। अरे, ये तुम्हारे हाथों पर ये चोट कैसी? रुको, मैं अभी तुम्हारे हाथ ठीक कर देती हूँ। ये कहते हुए रानी परी ने अपनी जादुई शक्ति से मिनी के दोनों हाथ ठीक कर दिए। तब मिनी ने रोते हुए अपनी सौतेली माँ के बारे में रानी परी को सारी सच्चाई बताई। तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है। अब तुम खुशी खुशी अपने घर वापस जाओ। अगर अब कभी भी तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे याद करना, फिर देखना मैं उसके साथ क्या करूँगी। और तुम अपने साथ ये अंगूठी लेकर जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, तब तुम इस अंगूठी को अपने हाथ में लेकर मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर रानी परी अदृश्य हो गई। मिनी भी अंगूठी लेकर घर चली गई। रात को मिनी जब अपनी सौतेली माँ शर्मिला को खाना परोस रही थी, तब उसने अपनी सौतेली माँ शर्मिला के दाहिने गाल पर काला निशान देखा। निशान देखते ही मिनी मन ही मन सोचने लगी, अरे ये क्या, माँ के दाहिने गाल पर काला निशान कैसा? ये निशान तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा रानी परी ने बताया था, लेकिन ये निशान माँ के चेहरे पर कैसे आया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिनी अपने कमरे में जाकर पूरी रात ये बात सोचती रही। फिर अगले दिन सुबह उठकर मिनी ने रानी परी की दी हुई अंगूठी की मदद से रानी परी को मन ही मन याद करने लगी। पलक झपकते ही रानी परी वहाँ प्रकट हो गई। क्या हुआ मिनी? क्या तुम्हारी सौतेली माँ ने फिर से तुम्हें परेशान किया? नहीं रानी परी जी, मैंने कुछ और बताने के लिए आपको याद किया है। कल आपने मुझे जिस निशान के बारे में बताया था, जो आपने उस शैतान जादूगरनी के चेहरे पर लगाया है, मैंने वैसा ही काला निशान मेरी सौतेली माँ के चेहरे पर देखा है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे अपनी सौतेली माँ के पास लेकर चल सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, चलिए मेरे साथ, वो भी सो रही होंगी। इतना कहकर मिनी रानी परी को लेकर अपनी सौतेली माँ के कमरे में गई। जैसे ही रानी परी ने मिनी की सौतेली माँ शर्मिला को देखा, वो पहचान गई कि यही वो शैतान जादूगरनी है और अपनी शक्तियों से सारी सच्चाई पता लगाते हुए मिनी से बोली, मिनी, इस दुष्ट जादूगरनी ने तुम्हारी सौतेली माँ की हत्या कर उनका रूप धारण कर लिया है। ये सुनते ही मिनी बहुत डर गई। मिनी, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये कहकर रानी परी ने अपनी जादुई शक्तियों से उस दुष्ट जादूगरनी को रस्सियों से बांध दिया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम उससे बच पाओगी? इतने सारे इंसानों की हत्या करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। रानी परी की बात सुनकर शैतान जादूगरनी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अपने आप को आजाद करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप को आजाद नहीं कर पाई। तभी रानी परी की जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी निकली और शैतान जादूगरनी को जलाकर राख कर दिया। तब मिनी बोली, रानी परी जी, आपने इस गांव के बाकी लोगों की जान बचा ली।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब मेरी सौतेली माँ भी नहीं रही, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। ये कहते हुए मिनी रोने लगी। मिनी बेटी, रोना बंद करो। अब से तुम मेरे साथ मेरी बेटी बनकर परीलोक में रहोगी और आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब तुम मेरे साथ चलो, परीलोक चलो। क्या सच में रानी परी? रानी परी नहीं, मुझे माँ कहो। मिनी बेटी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब चलो, परीलोक में सभी परियां हमारा इंतजार कर रही होगी। ये कहकर रानी परी मिनी को लेकर परीलोक की दुनिया में चली गई। कुछ दिनों में मिनी वहाँ सभी परियों के साथ काफी घुल मिल गई। मिनी अपनी रानी परी माँ के साथ परीलोक की दुनिया में खुशी खुशी रहने लगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। परी की जादुई 3 लिपस्टिक। समीरा बचपन से ही परियों की कहानी सुनकर बड़ी हुई थी। समीरा जब 8 साल की थी तब उसके माता पिता की मृत्यु एक यात्रा के दौरान हो गई थी। समीरा की सारी जिम्मेदारी समीरा के चाचा और चाची को उठानी पड़ी। समीरा के चाचा चाची समीरा को बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। समीरा के चाचा चाची की एक बेटी थी जिसका नाम वैशाली था। वैशाली का रंग सांवला था और उसके चेहरे पर बहुत सारे मुहांसे थे। समीरा वैशाली से दिखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए संगीता और प्रभु राम कभी भी समीरा को पसंद नहीं करते थे। वैशाली समीरा को बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। समीरा के माता पिता के बाद वैशाली ही थी जो समीरा को परियों की कहानी पढ़कर सुनाती थी। देखते ही देखते दोनों बड़े हुए, लेकिन समीरा के चाचा चाची का वैशाली और समीरा में भेदभाव जारी रहा। उठ जा वैशाली बेटी, आज मेला लगा है, तैयार हो जा, मेले में घूमने जाना है। चाची जी, क्या मैं भी तैयार हो जाऊं? अकल नहीं है क्या? अगर तुम्हें छोड़कर मेला घूमने जाएंगे तो तुम्हारे दादा दादी हमें 4 बातें नहीं सुनाएंगे और तुम क्या बोलने के बाद ही तैयार होना शुरू करोगी? अपने मन से समझ नहीं आता? ठीक है माँ, सुबह सुबह अब चालू मत हो जाना, हम तैयार होकर नीचे आ जाएंगे, आप जाओ। मेले में समीरा और वैशाली झूले में बैठकर बातें कर रहे थे। काश मुझे भी परियों की तरह पंख लगे होते तो मैं भी झट से उड़ने लगती। हाँ, ये कैसे भूल सकती हो कि वो परियों की कहानी है। परियां बस कहानियों में ही मिलती है, असली दुनिया में नहीं। लेकिन दीदी, आप ही तो बचपन में कहानी सुनाती थी कि परी सबकी इच्छा पूरी करती है। अब हम बड़े हो चुके हैं समीरा, बचपना छोड़ो, परियां असली दुनिया में नहीं होती। मेले से घर आने के बाद भी समीरा बस अपनी बहन की बातों को सोच रही थी। दीदी ने कहा है कि परियों की दुनिया जैसी कोई दुनिया नहीं होती, इसका मतलब परियां होती ही नहीं है। तो फिर हमें बचपन में कहानी क्यों सुनाई जाती है? तभी समीरा की चाची वहाँ आकर उससे कहती है, अधेड़ उम्र की हो गई है पर अभी तक परियों की कहानी में खोई हुई हो। मेरी वैशाली को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, ये कपड़े लो और उसे पहनाकर अच्छे से तैयार कर देना। जी चाची जी। और दूसरी बात, भगवान के लिए गलती से भी लड़के वालों के सामने मत आ जाना। इस बार फिर से अपनी बहन का घर मत उजाड़ना, चुपचाप रसोई में अपना काम खत्म करना। इतना कहकर संगीता वहाँ से चली जाती है। वैशाली को कई बार लड़के वाले देखने आ चुके थे, लेकिन वैशाली के रूप रंग को देखकर सभी ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। लेकिन सभी ने वैशाली की छोटी बहन समीरा के लिए रिश्ते का हाथ बढ़ाया, इसलिए समीरा की चाची हमेशा समीरा पर गुस्सा जताती थी। कुछ देर बाद वैशाली को देखने के लिए लड़के वाले भी आ जाते हैं। वैशाली बिल्कुल तैयार होकर उनके सामने बैठी हुई थी और समीरा चुपके चुपके उन्हें रसोई घर से देख रही थी, लेकिन उन्हें वैशाली बिल्कुल पसंद नहीं आती। लड़की का रंग तो बहुत सांवला है
और चेहरे पर मुहासे भी निकले हुए हैं। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, रंग तो कुछ दिनों में ही खिल जाएगा और मुहासे तो दवाई से भी ठीक हो जाएगी। तभी नरेश की नजर समीरा पर चली जाती है। पिताजी, मुझे वो लड़की पसंद है जो बहुत देर से हमें रसोई घर से छुप छुप कर देख रही है। प्रभु राम जी, आपकी कोई दूसरी बेटी भी है क्या? हमारे बस तो एक ही बेटी है, वो तो हमारी। प्रभु राम कुछ बोल पाता उससे पहले ही संगीता कहती है, वो हमारी नौकरानी है। क्या आप लोग एक नौकरानी को अपने घर की बहू बनाना पसंद करोगे? आजकल के जमाने में आप कैसी ऊंच नीच वाली बातें कर रही हो बहन जी। शादी के बाद तो वो हमारे ही खानदान की हो जाएगी ना। हमें तो वो लड़की बहुत पसंद है। उसके बाद समीरा सबके सामने आती है। समीरा को देखने के बाद शंभूनाथ जी समीरा के साथ अपने बेटे नरेश का रिश्ता तय कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उस समय समीरा शंभूनाथ जी को कुछ नहीं कह पाती, लेकिन इन सब से समीरा बिल्कुल खुश नहीं थी। वैशाली का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर संगीता भी समीरा को खूब खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। किस मनहूस घड़ी में तूने हमारे घर में कदम रखा था? जब से आई है मेरी बेटी की खुशियों को खा रही है। 50 लड़के आ चुके होंगे, लेकिन इस समीरा को देखकर अपना मन बदल लेते हैं। सच सच बता, तू जानबूझकर सबके सामने आई थी ना? नहीं चाची जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं भला दीदी का क्यों बुरा चाहूंगी? हे प्रभु, या तो मुझे इस घर से उठा लो या फिर मेरी बेटी की शादी होने दो। जब तक ये कलमुही इस घर में रहेगी तब तक हमारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, मैं कह देती हूँ। हाँ। इतना बोलकर संगीता और प्रभु राम वहाँ से चले जाते हैं। समीरा अपने मन में खुद को अपनी बहन की खुशियों पर ग्रहण की वजह मानते हुए अपने घर से चली जाती है। चलते चलते समीरा अपने गांव के पुराने किले के पास आकर बैठ जाती है। सही ही तो कह रही थी चाची जी, मैं ही मनहूस हूँ। आज भी दीदी का रिश्ता मेरी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन लड़के वाले मुझे पसंद करके गए, इसमें मेरी क्या गलती है? परियां क्यों नहीं होती? अगर कोई परी होती तो वो मेरी मदद जरूर करती। समीरा वहाँ अकेले बैठकर रो रही थी और कुछ देर बाद ही समीरा को एक आवाज सुनाई देती है, क्या तुमने मुझे याद किया? समीरा हैरानी से चारों ओर देखने लगती है। तभी उसके सामने वो अदृश्य आवाज की आकृति प्रकट हो जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि एक परी ही थी। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या मेरे सामने सच में कोई परी खड़ी है? तुम कोई सपना नहीं देख रही, तुमने मुझे याद किया, इसलिए मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। इसका मतलब परियां सच में होती है? हाँ, और तुम्हारी स्थिति देखकर तुम्हारी भावना का पता लगाया जा सकता है। अब बताओ मुझे क्या हुआ है? उसके बाद समीरा रोते हुए परी को शुरुआत से अपनी सारी कहानी सुना देती है। सब सुनने के बाद परी समीरा को 3 जादुई लिपस्टिक देती है। ये लो समीरा, 3 जादुई लिपस्टिक। तीनों लिपस्टिक 3 अलग अलग किरदार निभाती है। इसका पता तुम्हें जरूरत के समय ही चल पाएगा। जिसकी जैसी सीरत होगी उसे वैसा ही फल मिलेगा। और याद रहे, ये लिपस्टिक एक बार के इस्तेमाल के बाद गायब हो जाएगी। ऐसा बोलकर परी गायब हो जाती है। परी कहाँ गायब हो गई? इतनी सारी पहेलियां बुझाकर मुझे उलझन में डाल गई। समीरा परी की दी हुई 3 लिपस्टिक को लेकर अपने घर जाती है, लेकिन समीरा की चाची ने समीरा के लिए जाल बिछाया था। समीरा की चाची एक क्रीम में केमिकल मिलाकर समीरा को लगाने को देती है। कहाँ थी तू बेटी? मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया। देखो मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या लाई हूँ, ये क्रीम। अब इस क्रीम को जल्दी से लगा लो। वो क्या है ना, होने वाली दुल्हन सुंदर दिखनी चाहिए ना, और तुम तो पहले से भी सुंदर हो। समीरा अपनी चाची के काले मंसूबे से बिल्कुल अनजान थी, बल्कि
वो तो इस बात से खुश थी कि उसके चाची के मन में उसके लिए प्यार की भावना उत्पन्न हुई है। समीरा खुशी से चाची से वो क्रीम ले लेती है और अपनी बहन के पास जाकर उसे परी की दी हुई जादुई लिपस्टिक दे देती है। मैं तुम्हारे लिए ऐसी कमाल की चीज लाई हूँ जिसे इस्तेमाल कर कर कहोगी, वाह क्या बहन मिली है मुझे। वाह समीरा, लिपस्टिक तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे चेहरे पर ही नहीं जचेगी। पहले से कैसे सोच लिया कि नहीं जचेगी? एक बार लगाकर तो देखो। अपनी बहन की बात मानकर वैशाली उस जादुई लिपस्टिक को लगा लेती है। लिपस्टिक लगाने के बाद वैशाली बिल्कुल परियों की तरह खूबसूरत दिखने लगती है। ये देखकर वैशाली तो बहुत हैरान थी। तभी समीरा अपनी बहन की तारीफ करते हुए उसे जादुई लिपस्टिक की सारी कहानी सुनाती है। भगवान तुम्हारी जैसी बहन सबको दे। तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। दीदी, खुशी तो मुझे भी मिली है। ये देखो, ये क्रीम मुझे चाची जी ने दी है। उन्होंने मुझे इतने प्यार से जो दिया है, इसलिए मैं इसे अपने चेहरे पर बहुत प्यार से लगाऊंगी। ये कहती हुई समीरा अपनी चाची की दी हुई क्रीम को लगा लेती है। अगली सुबह जब समीरा उठती है तो वो देखती है कि उसके चेहरे पर तरह तरह के कील मुहासे हो गए हैं और उसके चेहरे पर काफी दर्द भी हो रहा था। ये देखकर समीरा जोर जोर से रोने लगती है। वैशाली अपनी बहन को चुप कराने में लगी हुई थी। उसे देखकर संगीता मन ही मन सोचकर खूब मुस्कुरा रही थी। मेरी बेटी की खुशियों को अब कोई नजर नहीं लगाएगा। तभी संगीता अपनी बेटी को देखती है। उसकी बेटी तो बहुत सुंदर लग रही थी। बेटी, ये जादू कैसे हो गया? तुम अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? वो सब छोड़िए माँ, देखिए ना छोटी के चेहरे को क्या हुआ। लेकिन संगीता को समीरा के चेहरे से कोई मतलब नहीं था। वो तो अपनी बेटी की सूरत की खुशी मना रही थी। रात हो जाती है। रात को समीरा एक कोने में बैठकर रो रही थी कि तभी उसे परी की जादुई लिपस्टिक का ख्याल आया और समीरा खुद को आईने में देखकर परी की जादुई लिपस्टिक लगा लेती है। वो लिपस्टिक लगाते ही लिपस्टिक समीरा के हाथ से गायब हो जाती है। लिपस्टिक लगाते ही समीरा बिल्कुल पहले की तरह सुंदर लगने लगती है। परी की जादुई लिपस्टिक ने तो कमाल कर दिया। मैं फिर से पहले की तरह दिखने लगी। संगीता छुपकर समीरा को ये करते हुए देख रही थी। तो ये राज है, लिपस्टिक लगाकर इतनी सुंदर दिखती है। अब मैं इसकी लिपस्टिक ही चुरा लूंगी। इसके बाद फिर से उसका चेहरा बिगाड़ दूंगी। उसके बाद समीरा अपनी बहन वैशाली को अपना चेहरा ठीक होने की खुशखबरी सुनाती है। दोनों बहनें खुशी खुशी सो जाते हैं। सबके सोने के बाद समीरा चुपके से उनके कमरे में जाकर जादुई लिपस्टिक चुरा लेती है। दो जादुई लिपस्टिक तो पहले से ही गायब हो चुकी थी। अब अंतिम और तीसरी जादुई लिपस्टिक बाकी थी, जिसे संगीता चुरा लेती है। संगीता अपने कमरे में जाकर उस लिपस्टिक को अपने हाथ में पकड़ रखी थी। उस महारानी का चेहरा तो मैं बाद में भी बिगाड़ सकती हूँ, क्योंकि उसे अपनी चाची से इतना प्यार जो है। क्यों ना मैं इस जादुई लिपस्टिक को एक बार अपने चेहरे पर लगाकर देखती हूँ, उसके बाद तो मैं भी गोरी दिखने लगूंगी। लेकिन संगीता का मन बहुत काला था और इसलिए संगीता उस लिपस्टिक को लगाते ही बदसूरत दिखने लगती है। उसके चेहरे पर बड़े बड़े काले धब्बे हो जाते हैं और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। संगीता जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर गोपाल की भी नींद खुल जाती है। उसकी आवाज सुनकर गोपाल की भी नींद खुल जाती है। गोपाल संगीता को देखते ही जोर से चिल्लाता है और इतना शोर सुनकर दोनों बहनों की आंख खुल जाती है और वो फौरन अपने माता पिता के कमरे में आते हैं। माँ, ये क्या हो गया आपको? पता नहीं बेटी, मैंने तो इस समीरा की क्रीम में ही केमिकल मिलाया था। मुझे लगता है कि इस कलमुही की ही कोई चाल है। इसने लिपस्टिक में कुछ मिलाया होगा। अरे भाग्यवान, तो तुम्हें लिपस्टिक चुराने क्या जरूरत थी? आप चुप रहिए जी।
ये सब सुनकर समीरा मन ही मन सोचती है, परी ने कहा था कि लिपस्टिक का कार्य परिस्थिति के अनुसार ही होगा और वैसा ही हुआ। मैं अपने पहले वाले रूप में वापस आ पाई और दीदी पहले से ज्यादा सुंदर हो गई। लेकिन चाची का मन तो बहुत काला है, इसलिए उनकी सूरत भी काली पड़ गई। वैसे माँ, अब तो मुझे लगता है कि आपके चेहरे पर भी पोछा मारना पड़ेगा। वैशाली की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। चुप करो, बस भी करो, मेरी सूरत, हाय राम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।